A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, we will continue our chapter number 9, diffraction of lights. The topic is diffraction of lights. So, when we talk about the diffraction of the lights, the bending of the wave around the corners of an obstacle or the sharp edges or the narrow slits is called the diffraction. यानी जब लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल पे या किसी शार्प एज पे या किसी नैरो स्लिट के ऊपर बेंड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेट सपोज ऐसे अगर मैं हाथ रखूं बेटा, तो आप देखें जहां पे लाइट डायरेक्टली पहुंची वो तो आपको ब्राइट नजर आ रहा है और यहां पे आपके पास क्या बन रहा है? शेडो बन रहा है. सो डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के वाले से अगर देखें, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, when the light falls on the opaque body it casts a shadow. यानी जब लाइट किसी ओपेक बॉडी के ऊपर फॉल होती है तो उस ओपेक बॉडी का क्या बनता है? शेडो बनता है. शेडो इट इज ऑफ द सेम शेप. इसमें दो चीजें. नंबर वन, अगर आप बोर्ड पे देखेंगे, नंबर वन, नो लाइट इंटर्स इनटू द रीजन ऑफ द शेडो. एंड सेकेंड पॉइंट आप देखें, आउटसाइड द शेडो द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड. यानी जहां पे शेडो है वहां पे लाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है और जहां पे शेडो नहीं है वहां पे जो है ब्राइटनेस ये शो कर रही है कि लाइट डायरेक्टली जो है वो एलिमिनेट कर रही है उसको. लेकिन एक बात जहन में आनी चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब वहां से लाइट स्ट्राइक करके हमारी आईज में जाके रेटिना के ऊपर उसका इमेज बनाए. इसका मतलब शेडो हमें नजर आ रहा है. तो कुछ लाइट जो इस शेडो के एजेस के ऊपर जो है वो बेंडिंग होती है, स्प्रेड होती है और शेडो तक पहुंचती है. दैट मीन्स हाउ इट इज फाउंड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द शार्प एजेस एंड आर द नैरो स्लिट्स, द लाइट बेंड्स इनटू द शेडो साउंड दैट द लाइट कैन बेंड इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो. ये ज्योमेट्रिकल शेडो जो इसकी तरफ लाइट क्या होती है? बेंड होती है. ये जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन. नंबर वन आपके पास है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और सेकंड आपके जो फ्राउनहोफर, आपके पास है फ्राउनहोफर diffraction. There are the two types of the diffractions. Number one, Fresnel diffraction, and the second one is Fraunhofer diffraction. When we talk about the Fresnel diffraction, let's suppose this one is the source of the light. The light is emitted. This one is a screen. This one is a screen. And that one is obstacle. You may see इसमें आपके पास स्लिट्स बनी हुई है. स्लिट 1, लेट्स सपोज स्लिट 2 या और भी ज्यादा भी स्लिट्स हो सकती हैं. सो व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम दिस सोर्स एंड फॉल्स ऑन ऑब्स्टिकल, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन. दिस वन इज अ सोर्स, दिस वन इज अ सोर्स, दिस वन इज ऑब्स्टिकल and that one is a screen. When the source and screen are at a finite distance from the obstacle, क्या कहा मैंने? अगर ये finite distance है, then the rays or the beam of the light, these falls on this obstacle cannot be the parallel. And when it leaves, they will never be these will not be the parallel as well. दोबारा गौर से सुनिएगा, जब सोर्स, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन
फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, तो जो सोर्स से लाइट के रेज आते हैं ना तो वो पैरेलल होते हैं, ना ही ऑब्स्टिकल को जब छोड़ते हैं तब पैरेलल होते हैं। इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन कहते हैं। इफ द सोर्स ऑफ द लाइट, अब अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें, look at the board. If the source of the light and the screen are at finite distance from the aperture कह दें इसको, या from slit कह दें, या इसको obstacle कह दें, then the diffraction obtained is called Fresnel diffraction. Fresnel diffraction के बाद सेकंड आपके पास क्या है, Fraunhofer, बिल्कुल इसी तरह से। If the source of the light and the screen are at infinite distance from the aperture, then the rays reaching the slit will be parallel to one another, and then the diffraction is called Fraunhofer diffraction. सिंपल से दो आपके सामने बातें आई हैं कि अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो रेज जो आ रहे हैं वो कभी पैरेलल नहीं होते, और इस तरह से जो डायफ्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। और अगर रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि लाइट का एक कैरेक्टर है, जब लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो रेज हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। सो उसकी वजह से जो डायफ्रैक्शन होगी उस डायफ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन कहेंगे। अब आमतौर पे हमारे पास अगर डायफ्रैक्शन के हवाले से समटाइम्स दो स्लिट्स यूज की जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दो स्लिट्स, अगर ज्यादा डायफ्रैक्शन की जरूरत है हम थाउजेंड्स जो है वो स्लिट्स बना सकते हैं। अगर लेट सपोज करें एक सिंगल स्लिट के बजाय उससे कई गुना ज्यादा 1000 स्लिट्स को अगर यूज किया जाए फॉर द डायफ्रैक्शन, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ अ सिंगल स्लिट there are the large number of the slits parallel to the one another with the equal width, you may say at the equal spaced, such arrangement is called the diffraction grating. A diffraction grating consists of a glass piece with a number of the parallel opaque lines marked on it. There is a transparent portion which acts as a slit. अब यहां पे अगर आप बात लेकर आए हैं तो ये जो है इस तरह से एक कोई ग्लास प्लेट, दिस वन इज ए ग्लास प्लेट, इसके ऊपर अगर ओपेक लाइंस ड्रा की जाएं इस तरह से, दैट वन इज ओपेक लाइन, दैट वन इज ओपेक लाइन एज वेल, इसी तरह से दिस वन इज ओपेक लाइन। शर्त यह है कि दे मस्ट बी द इक्वी स्पेस। इक्वी स्पेस समझ रहे हैं, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डार्क और दीज टू ब्राइट स्पेसेस शुड बी द सेम। इस तरह से एक जनरली जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 6000 अप्रोक्सीमेटली 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर ड्रॉ की जाती है, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6000 लाइंस ओपेक लाइंस ड्रॉ की जाती है। आप समझ रहे हैं कितना क्लोज होता है। और इन जो दो ओपेक लाइंस के बीच में ये जो डिस्टेंस आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, दैट स्पेस एक्ट्स एज अ स्लिट, इसको हम स्लिट के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा अगर सपोज करें इसकी थिकनेस ए हो, इस ओपेक सरफेस की थिकनेस क्या है, ए है, और इस ट्रांसपेरेंट की बी है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 1 ओपेक एंड 1 ट्रांसपेरेंट, बोथ मीन्स ए प्लस बी, this is equal to D, and that's known as diffraction element, diffraction grating element. This is known as grating element भी कह सकते हैं, diffraction grating element भी कह सकते हैं। So ये आपके पास जो diffraction grating element है D, that's equal to what? Length of grating divided by number of lines ruled। तो यहां आप कह सकते हैं D इज इक्वल टू लेंथ को L ओवर N। सो वेयर ये D क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ द
डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है। एन क्या है? नंबर ऑफ द लाइंस जो ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से जितनी लाइंस इस पे ड्रा की जाती हैं इसको कहते हैं। एक तो ये फॉर्मूला बेसिकली, और दूसरा इसका इस तरह से भी हम कह सकते हैं, डी इज इक्वल टू, जैसे हमने लिखा डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो दैट्स आल्सो फॉर द फॉर्मूला फॉर द डायफ्रेक्शन एलिमेंट। इसको डायफ्रेक्शन एलिमेंट के अगर डेरिवेशन की तरफ हम जाएं तो आप देखें बेटा, इस तरह से अगर एक दिस वन इज डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग, इसके ऊपर इस तरह से लाइंस ड्रा की गई। एक मैंने अभी आपको कहा 1 सेंटीमीटर में 1000 लाइंस जो है वो ड्रा की जाती हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 6000 लाइंस पर सेंटीमीटर होती हैं। और दूसरी दो ओपेक के बीच में या दो ट्रांसपेरेंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ द लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी होती है? 6000 के क्लोज होती हैं। और जो डिस्टेंस विड्थ जो होती है, चाहे एक ट्रांसपेरेंट की विड्थ लें या दो एक आपके पास ओपेक की, तो दैट वन इज 1.66 इंटू 10⁻⁴ तक की ली जाती है। अब बेटा यहां पे जब लाइट जो आ रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो आके इसमें से जब गुजरती है, इन स्लिट्स में से गुजरती है, तो आपके पास यहाँ पे ये स्लिट, सपोज दिस वन इज ए स्क्रीन, दैट वन इज अ सेंट्रल पॉइंट, ये आपके पास पूरी स्लिट्स हैं, दिस वन इज अ सेंट्रल पॉइंट सी, और यहाँ पे सपोज करें पॉइंट पी पे हमें रिक्वायर्ड है इंटरफेरेंस पॉइंट पी पे। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक रे आपका ये आ रहा है, एक रे आपका यहाँ पे ये पहुंच रहा है, एक रे आपका यहाँ से आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट रेज आपके पास मुख्तलिफ स्लिट में से यहाँ पे पहुंची। लेट सपोज यहां पे ये सेंट्रल पॉइंट है आपकी, ये सेंट्रल पॉइंट है आपकी, और यहां पे जो एंगल है ये क्या है? थीटा है। तो अगर पहला जो, अगर सपोज करें सी से, यहां पे ये P1 है, यहां पे P2 है, यहां पे P3 है, यहां पे P4 है, तो दो का जो डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस, आपको पता है, याद होगा कि अगर इसका और इसका पाथ डिफरेंस लिया जाए, इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ये पार्ट डिफरेंस, ये आपके पार्ट डिफरेंस, ये जो पार्ट डिफरेंस, ये एंगल थीटा है, दिस वन इज अ थीटा, दिस वन इज अ थीटा एज वेल। सो ये जो पार्ट डिफरेंस होता है आपको पता है, हम पहले कर चुके हैं, डी साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट रेशो में हमने किया था, दो रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? डी। अगर आप सपोज करें, अगर आप ब्राइट फ्रिंज की बात करें, अगर आप ब्राइट फ्रिंज की बात करें फॉर ब्राइट फ्रिंज, हमें पता है पाथ डिफरेंस आपका जो है दैट्स इक्वल टू एम लैम्डा के होता है, इक्वेशन नंबर 1 लेट सपोज। और पाथ डिफरेंस आपके पास यहां पे क्या है? डी साइन थीटा है। सो इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, सो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, दिस वन इज द जनरल फार्मूला। अब अगर फर्स्ट इंटरफेरेंस को देखेंगे तो m बराबर 1 के हो जाएगा, दैट मींस d साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर देखेंगे, d साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। थर्ड ऑर्डर देखें, d साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, एंड अप टू d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। सो दिस वन इज द फार्मूला फॉर द डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। सिंपली आप ये भी यूज कर सकते हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए, और डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला आप कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। आप इसको यहां से इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको पता है d बराबर किसके था? L अपॉन n साइन थीटा is equal to m lambda. So we can use these three formulas for the diffraction grating. So that was your topic of diffraction grating. Dear students, diffraction के हवाले से जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एक्स-रे डायफ्रैक्शन, या इसको हम ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, और इसी को हम डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल भी कहते हैं। बेटा अभी आपने देखा जब हम डायफ्रैक्शन करते हैं तो उसका जो स्लिट का साइज है दैट मस्ट बी वेदर इट शुड बी इक्वल टू दी वेवलेंथ और इट शुड बी लेस देन वेवलेंथ, अदरवाइज जो डायफ्रैक्शन नहीं हो सकती। आपको पता है जिसकी लाइट की हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी
इसकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है। एक्सरेज की वेवलेंथ की अगर आप रेंज देखें, दैट फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 10 पावर माइनस 10 मीटर टू 10 पावर माइनस 9 मीटर। दिस वन इज द रेंज फॉर दी, दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सरेज। एक्सरेज की वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती है। अगर ये एक्सरेज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से या ग्रेटिंग एलिमेंट में से गुजारा जाए तो यहां पे डायफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि इतनी शॉर्ट वेवलेंथ के वजह से अगर स्लिट्स का साइज इस रेंज के मुताबिक रखा जाए तो फिर जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और उसको हम जो ऑब्जर्व नहीं कर सकते डिस्टेंस कम होने की वजह से। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल थ्रू दी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दैट मीन्स उसके लिए फिर क्या किया गया, हमने एक और टेक्निक यूज की। तो सबसे पहले तो आप देखें अपने बोर्ड पे, एक्सरेज हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, लेस देन दैट ऑफ द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट से भी इसका कम होती है। देयरफॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ द कॉमन ग्रेटिंग, और यू मे से द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एज एक्सरेज पास थ्रू द स्लिट्स ऑफ द ग्रेटिंग, वो गुजर जाते हैं वहां से। फिर however it is possible to obtain its rays diffracted by making the use of the crystals such as a rock in which the atoms are uniformly planes and separated by the distance about the order of 2 angstrom to 5 angstrom। क्या मतलब है यहां पे जो कुछ हमने अभी इतना डिस्कस किया, एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। लेट सपोज दिस वन इज अ क्रिस्टल ऑफ अ साल्ट, सोडियम क्लोराइड का, आम नमक का। आपको पता होगा इसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्रिस्टलिन इस तरह से फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेशंस होती है। ये एटम है सरफेस का, ये एटम है, इस तरह से डिफरेंट एटम्स अरेंज्ड होते हैं। जैसे सपोज करें यहां पर है, like this the atoms are being arranged in a crystals। ये जो दो लेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये और ये, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी कहते हैं, सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स। दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम टू 5 एंगस्ट्रॉम। इनकी रेंज जो होती है तकरीबन इतनी कम होती है। जब एक्सरेज फॉल करते हैं इस पे, लेट सपोज एक रे आपका यहां से आया, रे 1 इस एटम से टकराए और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया एट अ सर्टेन एंगल थीटा पे, इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा रे आपका, सेकंड रे आपका यहां से आया और यहां से जाकर सर्टेन एंगल थीटा पे ही, वो भी थीटा पे था, यहां पे इस एटम से टकराया और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। सो दीज आर द टू इंसिडेंट रेज। कौन से रेज हैं ये? एक्स रेज हैं। अब इसके साथ साथ हमने एक एनालाइजर लगाया होता है, वो यहां पे, लेट सपोज यहां पे आपके पास एनालाइजर है, वो इन वेव्स को, ये जो वेव्स आ रही हैं आपके पास, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ये वेव आ रही है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई। हम रिफ्लेक्शन को तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई इंटरफेरेंस हमें इसमें नजर नहीं आ रही। देन हम क्या करते हैं, ये जो एंगल, इसके इस एंगल को और भी शॉर्ट कर दिया जाता है। देखो किस तरह से एंगल को हम किस तरह से शॉर्ट करते हैं। इस एंगल को जब हम इंसिडेंट रेज की एंगल को अगर डिक्रीज किया जाए, ये जो आपका पहला रे यहां से आ रहा था, जब ये एंगल डिक्रीज होगी तो ये भी एंगल इस तरह से जाएगी, और इस सेकंड रे जो आपका था, इसकी एंगल को भी अब जब आप डिक्रीज करेंगे तो ये यहां पे जाएगी, और ये आपस में
ये रे जो इस तरह से जो जाएगा तो इनमें से क्या होगा, देखिए बेटा, ये जो पहली वेव इंसिडेंट थी आपकी इस तरह से यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और दूसरी वेव जो आपकी यहां पे आ रही थी वो जो है यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से कुछ बनेंगे. लुक एट दिस वन. सो इंसिडेंट रे, दिस वन इज द रे 1, दिस वन इज द रे 2. रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हुआ, इंटरफेयर हुई, या तो कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस. इस तरह से हमें क्या होगा, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी. सो दिस इज नोन एज द एक्स-रे डायफ्रेक्शन थ्रू द क्रिस्टल्स. क्योंकि ये जो लॉ दिया था, एक साइंटिस्ट जिसने दिया था, उसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी इसकी, उस साइंटिस्ट का नाम था ब्रैग, इसलिए इसको ब्रैग्स लॉ भी कहा जाता है. ब्रैग्स ने क्या कहा था, देखो, suppose the parallel lattice planes having a spacing distance d between each other, it is clearly from the figure. अब फिगर अगर आप इसकी बनाएं, देखें, अभी हमने कहा था कि इस तरह से इसका कोई लैटिस होता है, इस तरह से लेयर्स होते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल हमने इसको लेयर 1 ले लिया, ये इस तरह से लेयर 1 है आपका, और ये लेयर 2 ले लेते हैं जनाब, ये लेयर 2 है आपका. सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. ये सपोज करें डिस्टेंस आपका क्या है, डी है. अब अगर आपका एक रे इस पे फॉल हो रहा है, रे 1 यहां से आया और इंसिडेंट होकर यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया. लेट सपोज दिस पॉइंट इज अ ए, सो दिस वन इज अ इंसिडेंट रे, दिस वन इज अ रिफ्लेक्टेड रे. अब आपके पास ये जिस एंगल पे आया, ये एंगल कौन सी है, एंगल थीटा है, और यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो भी एंगल क्या होगी आपके पास, थीटा हो जाएगी. सेकंड रे जो आपका आ रहा है, सेकंड रे आपका लेट सपोज यहां से आ रहा है, और ये रे यहां से आकर इस एटम के साथ टकराता है, फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो अगर आप यहां पे देखें, अगर इसको प्रोसीड किया जाए इस तरह से, तो ये रे यहां पे आ रहा है और ये रे यहां पे आ रहा है. अब आप देखें, लेट सपोज दिस वन इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट बी, and this one is the point C, and let's suppose this point is D. A, B, C और D. आप ऐसे कर दें, हम यहाँ पे A, B, C और D कह दिया हमने. अब अगर इसमें आप फिगर में देखें, so this one is the ray 1, this one is the ray 1 which is reflected, this one is the ray 2 which is incident, and this one is the reflected ray 2. आप इस फिगर में ही जाहिर हो रहा है कि ये जो रे 2 है, इसको इस रे 1 से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. कितना, D से लेकर B तक और फिर B से लेकर C तक. सो द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, एक क्या है, D से लेकर B तक और प्लस आपके पास क्या है, B से लेकर C तक. दिस वन इज द पाथ डिफरेंस दैट इज कवर्ड बाय these two rays. यानी रे 2 को इतना डिस्टेंस रे 1 से ज्यादा करना पड़ रहा है. अब अगर इसी में फिगर में आप देखें, अगर मैं लेट सपोज एक ट्राइंगल ड्रा कर लूं, ये आपका एक ट्राइंगल है बेटा. लेट सपोज दिस वन इज पॉइंट ए, दैट वन इज पॉइंट सी, दैट इज एंगल ऑफ द 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस पॉइंट ए से बी तक ही आपके पास, ये अगर इसको ऐसे स्ट्रेट लिया जाए, एंड दैट पॉइंट इज पॉइंट डी, और यहां पे 90 के एंगल के साथ ये जाके इससे मिल रहा है. आपको इसमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक है ए डी बी और एक है ए सी बी. देयर आर द टू ट्राइंगल्स. इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री की है और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री की है. तो आपको फिगर से ही जाहिर हो रहा कि ये एंगल आपके पास थीटा है और ये एंगल भी आपकी क्या है, थीटा है. तो बेटा B से लेकर D तक, लेट सपोज यू नो दैट इफ फ्रॉम ट्राइंगल ADB अगर लिया जाए, ये ट्राइंगल लिया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाला साइड आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है. अगर फिगर में आप देखेंगे तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये, दैट मीन दिस वन इज अ D. So AB is the perpendicular of this triangle as well as AB is the perpendicular of this triangle as well. So अगर एक ट्राइंगल को हमने लिया, इसको ADB को, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाला क्या है, BD या DB, BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. आपको तो पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस क्या है, AB. सो वी कैन राइट हियर
BD is equal to AB sin theta. So BD is equal to, from the figure it's very clear that AB किसके बराबर है? D के. We can write here D sin theta. So this is the path difference BD. और उसके इससे बिल्कुल सिमिलरली यहां पे भी देखिए सेम सिचुएशन है. इसका मतलब है BC is also equal to D sin theta. अब बेटा अगर इसमें पुट किया जाए, इस इक्वेशन में हम पुट करें, पाथ डिफरेंस की इक्वेशन में, पाथ डिफरेंस की इक्वेशन में अगर पुट करें, पाथ डिफरेंस दैट्स इक्वल टू व्हाट? BD या दैट्स इक्वल टू D sin theta प्लस BC is also equal to D sin theta. So you may say path difference, you may say here path difference is equal to 2D sin theta, equation number 2. For bright fringe, we already know that path difference that's equal to what? M lambda. अगर इसमें हम पुट करते हैं बेटा path difference की जगह, path difference, you may say this is equation number 3. Compare these equations. That means 2D sin theta is equal to M lambda. So this is the equation for Bragg's law, and this is known as diffraction of the X-rays, or you may say this one is the diffraction through the crystals. जैसे सपोज करें लाइट जो ट्रैवल करती है, सपोज करें मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट है से वाइब्रेट करती है, वो इन ऑल द डायरेक्शंस करती है, इन ऑल द डायरेक्शंस. द लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. सो दिस लाइट इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट. क्या है अनपोलराइज्ड? ऐसी लाइट जिसकी वेव्स पे तो परपेंडिकुलर हो लेकिन वो वाइब्रेट करें इन ऑल द डायरेक्शंस. उसके बाद अगर ऐसा किया जाए कि इस लाइट को जो डिफरेंट डायरेक्शन में या तो इसको वर्टिकल वाइब्रेट करवाया जाए या हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट कराया जाए, कहां पर? वेव्स पर, परपेंडिकुलर टू द वेव्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड लाइट कहेंगे या पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कहेंगे. जैसे सपोज करें एक वेव फॉर एग्जांपल आपकी इस तरफ मूव कर रही है, ऐसे ये वेव ट्रैवल ऐसे कर रही है, दिस वन इज द वेव. अब जो यहां पे डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से वेव्स थी, इनको हमने या तो ऐसे वर्टिकल करवाया या ऐसे हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो प्रोपेगेशन पे क्या है? परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब ये हुआ अगर इस लाइट को जब हम ट्रैवल करवाएं और या तो ये लाइट्स, ये सपोज करें वेव की डायरेक्शन है, या तो लाइट ये इस तरह से वाइब्रेट करे और या इस तरह से along the z axis, you may say like this. लेकिन किसी भी एक डायरेक्शन में या तो ये इस तरह से होगी या ये इस तरह से वाइब्रेट करे. ऐसे बेसिकली इसको हम 3 डायमेंशन में ड्रा नहीं कर सकते, तो इस तरह से ड्रा करे. तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. तो पोलराइजेशन है क्या चीज? पहले पोलराइजेशन क्या है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स. देखिए बेटा, एक होती है अनपोलराइज्ड लाइट, एक होती है पोलराइज्ड लाइट. पोलराइजेशन या पोलराइज्ड लाइट है क्या? पोलराइज्ड लाइट मीन्स ऑर्डिनरी लाइट्स whose wave have electric and the magnetic vibrations in all the directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of the waves of the lights. देखिए unpolarized कैसे? Polarization means the light waves having the vibration in a certain direction while perpendicular to the direction of the propagation of the light. Certain direction, y का मतलब क्या है? किसी भी डायरेक्शन में, या तो along the vertical axis हो या along the x axis हो, लेकिन जो डायरेक्शन है वेव की उसके ऊपर वो क्या हो जाए? परपेंडिकुलर. उसको हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं. अब पोलराइजेशन ऑफ द लाइट है क्या? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द ऑसिलेशंस
in a one rope or in a vertical plane are said to be vertically polarized if a vertical slit is placed on the first rope then the waves pass through it. ये किस तरह से होती है बेटा? सपोज करें आपके पास एक रस्सी है या रोप है या कोई लाइट है, वो वेव जो उसकी प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरह से ये वर्टिकल हो रही है, ऐसे वेव, और इसके पाथ में जो स्लिट रखी गई है वो भी ऐसे क्या हो, वर्टिकली हो, तो ये वेव इसमें से क्या होगी, पास हो जाएगी, ये वेव इसमें से ऐसे पास हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव. वेव क्या है, वेव आपकी कैसे हो रही है, वर्टिकल, और ये लॉन्गिट्यूड ये कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है. अगर ऐसे रखा जाए तो ये वेव आपके पास, और ये जो पोलराइज लाइट जो आपकी है उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास वर्टिकल प्लेन के अंदर से गुजरने वाले की वर्टिकली पोलराइज लाइट कहते हैं. लेकिन अगर ये वेव आपकी, अगर आपकी वेव ऐसे ट्रैवल कर रही हो, वर्टिकल ही ट्रैवल कर रही हो, और जो सरफेस आपका है उसको अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दिया जाए, स्लिट ये है, तो ये वेव इसमें से क्रॉस नहीं कर सकेगी और आगे वेव आपकी क्या हो जाएगी, वेव आगे नहीं जा सकेगी. लेट सपोज अगर इस तरह से आपकी स्लिट है, इस तरह से आपकी स्लिट है और वेव को ऐसे प्रोड्यूस किया गया, ये तो गुजर जाएगी, लेकिन अगर ऐसे इसको रखा जाए इस डायरेक्शन में और वेव ऐसे वर्टिकल आ रही है तो ये नहीं गुजर सकती. रिमेंबर वन थिंग, जब वेव की वाइब्रेशन और स्लिट दोनों पैरेलल होंगे तो उसमें से गुजर सकेगी, वरना नहीं गुजर. ये देखें, दोज इन अदर रोप व्हेन दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल, तो फिर इस तरह से जो अनपोलराइज्ड डायरेक्शन हो जाती है. आप देखें दो चीजें हमारे पास आई. अब हम अगर लाइट की बात करें, ये तो एग्जांपल थी, जनरल एग्जांपल थी, मैकेनिकल वेव्स के. अगर लाइट की बात करें, लेट सपोज डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे लाइट वाइब्रेट कर रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और अगर एक होता है पोलराइजर, पोलराइजर होता क्या है, टर्मलिन क्रिस्टल एक होता है, और वो इस तरह की किसी शेप का बनाया जाता है, इस तरह से किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये स्लिट जो है इस तरह से, ये आपकी स्लिट हो गई. अब अगर ये लाइट्स यहां से जब पास होगी तो ये बाकी ये नहीं गुजर सकेगी, ये भी नहीं गुजर सकेगी, ये भी, लेकिन ये जो लाइट है ये इसमें से ऐसे बिल्कुल इसमें से ऐसे डायरेक्टली पास हो जाएगी और आपके यहां पे एक वन डायरेक्शनल ये पोलराइज्ड लाइट आपको मिलेगी. तो आपने देखा ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, जो ऑर्डिनरी लाइट थी, डिफरेंट डायरेक्शन में थी. जब इस पोलराइजर में से गुजारा गया, पोलराइजर ये आपके पास क्या है, फिल्ट्रेशन की हमने इसकी, जब पोलराइजर में से गुजारा गया तो यहां पे एक डायरेक्शन में लाइट मिली, तो इसका मतलब है दिस लाइट इज अ पोलराइज्ड लाइट, दैट वन इज अनपोलराइज्ड, दैट वन इज पोलराइज्ड लाइट. अब आपके पास जो ये पोलराइज्ड लाइट है, ये इसकी वेव के बारे में डेफिनेशन से हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि ये जो इसकी वेव आ रही है, क्या ये वेव ट्रांसवर्स है या नहीं. दैट ओनली गिव द वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स. कैसे, उसके लिए हमें अरेंजमेंट में जिस तरह से पोलराइजर था, एक और एनालाइजर भी हमारे पास होता है. क्या है, एक जो होता है पोलराइजर होता है और दूसरा क्या होता है, एनालाइजर होता है. एनालाइजर भी बिल्कुल इसी शेप के वाले से, ऐसे ही ये देखें इस तरह से, ये जो आपकी लाइट यहां पर पोलराइज्ड हुई थी, अगर ये दोनों इसी तरह से ही पैरेलल रखे हुए हैं तो ये यहां से गुजर के ये भी जो है आपके पास गुजर जाएगी. लेकिन जैसे ही इस एनालाइजर को आप इसको ऐसे दोनों पैरेलल ऐसे रोटेट करना शुरू करेंगे तो लाइट डिम होती जाएगी, डिम होती जाएगी. जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको रोटेट करके ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर आएंगे तो जाहिर है आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने के बाद आपके पास इसकी जो ये स्लिट है आपके पास वो ऐसे हो जाएगी. तो ये वेव कैसे आ रही है, ऐसे इसमें से क्रॉस नहीं कर सकेगी और कोई भी जो है उस तरफ आपको लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी. और जब नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की. तो इस तरह से हम जो है लाइट को वेरीफाई करते हैं. डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर हम बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बहुत से और भी यूजेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज करते हैं सिर्फ हम वेरिफिकेशन करते हैं किसकी, ट्रांसफर वेव स्केल से. सो थैंक यू वेरी मच. May God bless you, and in this way we have completed the chapter number 9.